कृष्णा फाउंडेशन क्लासेज की तरफ से मैं सुशांत विश्वकर्मा आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूँ। आज हम विचार करने वाले हैं इस टॉपिक वृत्त के बारे में। वृत्त से आपके यूपी बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा वृत्त से संबंधित अनेकों प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम जो वृत्त का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके साथ साथ एक बात हमको ध्यान रखना है कि वृत्त में किसी भी स्टेप को छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए चलिए अब हम वृत्त का स्टेप चालू करते हैं। किस प्रकार शुरू होता है देखा जाए। ये हमारा वृत्त है। वृत्त को समझने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय, कोई ऐसा स्थिर बिंदु है जिससे समान दूरी पर, और वह स्थिर बिंदु कहाँ होना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। वह स्थिर बिंदु समतल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह स्थिर बिंदु किसी आकाशीय पिंड में हो। अगर स्थिर बिंदु आकाशीय पिंड अर्थात अंतरिक्ष में होगा तो वह वृत्त नहीं होगा। किसी समतल पर स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर, समतल पर स्थित कोई बिंदु C है, यहाँ से समान दूरी बिंदु, समान दूरी R, पुनः यहाँ समान दूरी R, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ से प्राप्त आकृति हमारी वृत्त कहलाती है। उदाहरण के लिए, वृत्त उस बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी अचर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। जैसे बिंदुओं का बिंदुपथ, और इसके साथ साथ वृत्त अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ है, और कोई अचर बिंदु से यह हमेशा समान दूरी पर पाया जाता है। मतलब कि वृत्त अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है और किसी अचर बिंदु से समान दूरी पर होता है। उस अचर बिंदु से बिंदुपथ के बिंदु के, ये हमारा वृत्त अचर बिंदु C से इस वृत्त के अनंत बिंदुपथ को हम बिंदुपथ की लंबाई को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। वृत्त के केंद्र से जो बिंदु वृत्त का अचर होता है उसे हम केंद्र कहते हैं, वो वृत्त का केंद्र होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या होती है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। इसको स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। अब वृत्त के केंद्र से जाने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाता है। दूसरे शब्दों में, यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। कैसे? ये हमारा कोई वृत्त है, वृत्त का केंद्र C जो कि अचर बिंदु है। वृत्त के केंद्र से जाने वाला रेखाखंड, वृत्त पर रेखाखंड हमारा AB हो गया। यह वृत्त का सबसे बड़ी जीवा और इस वृत्त का व्यास कहलाएगा। वृत्त के व्यास को हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त की व्यास हमेशा एक सीधी रेखा होती है और इसके व्यास का मान त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। अर्थात वृत्त की त्रिज्या R वृत्त के व्यास की आधी है। अब हमको आगे समझना है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमको समझना है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस प्रमेय को आइए हम चलोगे। अब हम प्रमेय देखते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा AB पर डाला गया लंब 90 अंश। यह लंब वृत्त के केंद्र से जो डाला गया है वृत्त की जीवा पर, वह वृत्त की जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब वृत्त की जीवा हमारी AB है, इसको बांटने वाला बिंदु M है, अर्थात AM = BM, जो कि प्रमेय में यह लिखा गया है। यही हमको सिद्ध करना है। AM = BM
सिद्ध करना है। चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। थोड़ा उपपद उपपद में हमको पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं, किसी एक वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए हम इसमें रचना करेंगे त्रिज्या r, रचना केंद्र C से परिधि पर, केंद्र C से परिधि पर A तथा B बिंदु लिया, तब त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। अब हमको यहाँ दो त्रिभुज CMA और CMB मिला। इसके बाद हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। क्योंकि हम सर्वांगसमता का 3 नियम जानते हैं। पहला, यदि किसी दो त्रिभुज के अलग अलग सभी भुजाएं बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। दूसरा, यदि किसी दो त्रिभुज के अलग अलग दो भुजाएं और एक कोण बराबर हों तब भी त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तीसरा, यदि किसी त्रिभुज के अलग अलग दो कोण और एक भुजा बराबर हो तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए, त्रिभुज CMA और त्रिभुज CMB में भुजा CM जो कि त्रिभुज CMA में भी है और CMB में भी है, अतः CM इज इक्वल टू CM आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। आगे त्रिज्या AC, त्रिज्या BC, AC इक्वल टू BC। इसके बाद केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब 90 अंश, इधर भी 90 अंश, अतः कोण CMA इज इक्वल टू कोण CMB इज इक्वल टू 90 अंश। अब SAS से S भुजा साइड CM, दूसरा A 90 अंश जो कि एंगल है, तीसरा S भुजा AC बराबर BC। त्रिभुज CMA सर्वांगसम त्रिभुज CMB। चूंकि हम इसमें दो भुजाएं अलग अलग बराबर देख रहे हैं तो तीसरी भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम
यदि कोई दो वस्तु एक दूसरे के सर्वांग होता है तो पहली वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रखा जाए या दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के ऊपर रखा जाए, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेते हैं। अतः AM इज इक्वल टू BM इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था।